नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत अछि। शुरू करै छी उपेंद्र यादवक प्रसंग सँ। राष्ट्रीय सभा के 7म अधिवेशन उपलब्धिमूलक होबऽ नहि सकल। पूस 17 गते शुरू भ 26 गते अंत भेल राष्ट्रीय सभा के 7म अधिवेशन में जम्मा 4टा बैठक बैसल। एहि अधिवेशन एखन तक के संसदीय इतिहास में सबसँ छोट अधिवेशन के रूप में रहल अछि। साथे एहि अधिवेशन के औचित्यपूर्ण होबऽ नहि सकल। एकटा बैठक संचालन के लेल राष्ट्रीय सभा सदस्य के बैठक भत्ता, मर्यादा पालक के व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सतर्कता लगायत विभिन्न शीर्षक क लगभग 8 लाख रुपैया खर्च हेबाक संघीय संसद सचिवालय जनौलक अछि। 4टा बैठक में 32 लाख से बेसी खर्च भेल अछि। अधिवेशन शुरू भेलो पर राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के समिति वर्ष भरि केने काज के प्रतिवेदन ऊपर सेहो छलफल होबऽ नहि पाओल। सरकार संसद नहीं भेल जारी केने अध्यादेश सब बैठक में पेश भेल, लेकिन ओहि ऊपर छलफल से नहीं होबऽ सकल। अधिवेशन के अंतिम दिन अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा प्रस्तुत केने अधिवेशन के काज के विवरण में सरकार से पेश कयल गेल अध्यादेश फेर सहित बाहे किछ नहीं देखल गेल। यस अवधिमा बैठक बसेका 4 दिनहरूमा 4वटा बैठक बसी 7 घण्टा 5 मिनेट सभाको काममा व्यतीत भयो। यस अवधिमा अधिवेशन अवधिमा सभामा देखाए बमोजिम 7वटा अध्यादेशहरू पेश भए। 1. संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077। 2. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077। 3. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077। 4. सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077। 5. औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077। 6. यौनिक हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077। 7. फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077। यसै अधिवेशन अवधिमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामा वक्तव्य दिनुभयो। त्यसैगरी यसै अधिवेशन अवधिमा सम्माननीय अध्यक्षबाट जारी भएको राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 सभामा पेश हुँदा सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भएको थियो। यसै अधिवेशन अवधिमा सभाले माननीय वामदेव गौतम प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रीय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव प्रतिपक्षी के आलोचना सह नहीं सक सरकार अधिवेशन अंत केने आरोप लगौलनि। संसद नहीं भेल समय सरकार से जारी कयल गेल अध्यादेश सब, विरोध के प्रस्ताव लगायत अन्य कतेको मुद्दा होइत सरकार लोकतंत्र के मर्म आ महत्व के अवमूल्यन करैत अधिवेशन अंत केने हुनक तर्क छल। नसक्ने प्रवृत्तिको सरकार नम्बर 1। नम्बर 2, जे पनि अब किन व्यापक डेमोक्रेटिक डिस्कोर्सबाट बहसबाट विधेयकहरूलाई अगाडि नबढाउने, अध्यादेशबाट बढाउने भन्ने मानसिकता भएको सरकार। विगतमा पनि यो 6 महिनामा त्यो कुराहरू देखियो, अहिले त्योभन्दा अगाडि पनि देखिए। र अर्को तेस्रो कुरा के भन्दाखेरि अब यो संसदीय लोकतन्त्र, डेमोक्रेसी भनेकै संसदीय लोकतन्त्र हो। यदि पार्टी एक्टिभिटी छैन र पार्लियामेन्ट्री एक्टिभिटी छैन, त्यहाँ डेमोक्रेसी मर्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो बुझाइलाई हामीले आफ्नो अहिलेको नयाँ संविधानको विभिन्न दफा धारा र उपधाराहरूमा हामीले स्थापित गरेका छौँ। तर ती बुझ्न सकिरहेको छैन, या बुझेर पनि बुझ पजाएको जस्तो व्यवहार सरकारले गरिराखेको छ। त्यसकारण समग्रमा मैले भन्दाखेरि जुन अहिले लामो समयसम्म कमसेकम 1.5-2 महिना चल्नु पर्थ्यो राष्ट्रसभा, त्यो नचल। सत्तारूढ़ दल नेकपा के तरफ से राष्ट्रीय सभा सदस्य आ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के सभापति रामनारायण बिराड़ी एक अधिवेशन से दोसर अधिवेशन के गैप 6 महीना से बेसी कर नहीं होबऽ जका संवैधानिक व्यवस्था के पालना कर बाहेक अधिवेशन के कोनो औचित्य नहीं भेल टिप्पणी केलनि। 4-4वटा समितिले विभिन्न अनुसन्धान गरेर, अनुगमन गरेर, अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन हाउसमा पेश भएर हाउसले पारित गरेको भए सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दथ्यो। त्यो ठुलै उपलब्धि हुन्थ्यो। उदाहरणको निम्ति राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू कस्तो काम भइराखेको छ, कहाँ काम भइराखेको छ भन्ने काम हुन्थ्यो। त्यस्तै विभिन्न ऐन नियमहरू गलत छन् कि ठिक छन् भनेर त्यसको सर्वेक्षण गरेर सरकारलाई तिमीले बनाएको यो नियमहरू, यो निर्देशिकाहरू, यो चाहिँ नि मापदण्डहरू, यो चाहिँ कार्यविधिहरू मिलेन या यो मिल्यो, यसलाई यसो गर भनेर निर्देशन दिन सकिन्थ्यो।
त्यो निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। एहि बेरक अधिवेशन में 7टा अध्यादेश सभा में पेश होबे के साथे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संबोधन केने छला। जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव संघीयता आ गणतंत्र रक्षा के लेल सब लोकतांत्रिक शक्ति गोलबद्ध भेनाई आजुक आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। संघीय प्रेस फोरम पर्सा मंगल दिन वीरगंज में आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में ओ सरकारक असंवैधानिक कदम के कारण संघीयता आ गणतंत्र जका प्राप्त उपलब्धि गुमेबाक खतरा बढ़ला से वर्तमान राजनीतिक जटिलता से देश के बाहर निकाल सब लोकतांत्रिक शक्ति एकजुट भेनाई आवश्यक रहल बतौलनि। अध्यक्ष यादव प्रतिनिधि सभा विघटन के विषय में सर्वोच्च अदालत में पड़ल रीट के फैसला लोकतंत्रवादी के पक्ष में अयबाक आ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हेबा में अपना विश्वस्त रहल कहैत बैसाख महीना में कोनो हालत में निर्वाचन नहीं हाथ बतौलनि। ओ प्रतिनिधि सभा विघटन के विषय विशुद्ध राजनीतिक भेला से एहि के निकास से हो राजनीतिक तवर से खोजनाई जरूरी रहल बतौलनि। एम्हर जसपा केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य एवं नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित केनाई के कोनो शंका नहीं रहल बतौलनि। ओ नेपाल में देखल गेल ऐतिहासिक मुद्दा सब में सर्वोच्च हरेक बेर लोकतंत्र जनता के पक्ष में फैसला केला से प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हेबा में कोनो शंका नहीं रहल बतौलनि अछि। संघीय प्रेस फोरम पर्सा के अध्यक्ष आर.के. पटेलक सभापतित्व में कार्यक्रम संपन्न भेल छल। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में कला प्रदर्शनी कयल गेल अछि। मंगल दिन प्रज्ञा प्रतिष्ठान के डबली में कलाकार सब प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में फरक प्रकार से प्रदर्शनी केलक अछि। नागरिक समाजक अगुवा तथा सर्वसाधारण के उपस्थिति में प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध में कविता, नाटक, चित्र प्रदर्शनी लगायत प्रस्तुत कयल गेल छल। कार्यक्रम में विभिन्न नारा लिखल प्लेकार्ड सहित कलाकार सब प्रस्तुति देने छल। प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आंदोलन के निरंतर श्रृंखला अंतर्गत ई कार्यक्रम कयल गेल आयोजक जनौलक अछि। विरोध प्रदर्शनी में सड़क नाटक देश के एखन अवस्था देखाब के प्रयास कयल गेल छल। गृहमंत्री राम बहादुर थापा राजनीतिक स्थायित्व विकासक लेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पक्ष में ठाढ़ होबऽ संपूर्ण खिलाड़ी सबके आह्वान कयलनि अछि। ललितपुर में मंगल दिन आयोजित अखिल नेपाल खेलकूद महासंघ राष्ट्रीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधन करैत मंत्री थापा देश के विकासक दिशा में आगा बढ़ा कऽ राजनीतिक स्थायित्व कायम करबाक लेल प्रधानमंत्री ओली के पक्ष में ठाढ़ होबऽ खिलाड़ी सबके आह्वान कयलनि। ओ प्रचंड नेपाल समूह के गुट के संज्ञा दैत पार्टी फोड़ऽ वाला आ गुटबंदी करऽ वाला नहीं भ पार्टी के पक्ष में ठाढ़ होबऽ निर्देशन देलनि। पार्टीलाई विभाजित गरेछ यो प्रश्न हाम्रो अगाडि पैदा भएको छ। यसलाई हामीले वैचारिक रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँ कसको पक्षमा उभिने, कुन विचारको कुन कदमलाई तपाईँले समर्थन गर्ने र कसको विरोध गर्ने भन्ने यो एउटा निर्णय गर्ने बिन्दुमा तपाईँ हामी सबै आइपुगेका छौँ। नेकपालाई फुटाउनु र नेकपा फुट्नु ठिक थियो त के नेकपालाई फुटाएर हामीले समाजवादको अथवा देशको विकास सम्भव छ? फेरि देशमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर नेकपा संसदीय दललाई विभाजन गरेर र नेकपाको नेतृत्वलाई अपदस्थ गरेर चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हटाएर के देशमा राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ कायम हुन्छ र देश विकासको दिशातिर अगाडि बढ्न सक्छ? यो प्रश्न हाम्रो अगाडि उभिएको छ। ओ जनसंगठन सब सेहो विभाजित भेल अवस्था में प्रचंड नेपाल नेतृत्व केने गुट में नहीं भ ओली बादल नेतृत्व केने पार्टी के पक्ष में ठाढ़ होबा आह्वान केलनि। पार्टी जो मुख्य चाहिँ नेतृत्वदायी संगठन हो त्यो विभाजन भएको छ। त्यस्तै यो संगठनले यो पार्टीले नेतृत्व गर्ने सबै जनसंगठनहरू पनि विभाजित भएका छन्। त्यो भित्र तपाईहरुको यो खेलकुद महासंघ पनि यो विभाजित भएको छ र आज हामी यहाँ उपस्थित भएको यो विभाजित जुन संगठनहरू छन् तपाई कसको पक्षमा उभिने? अहिले प्रचण्ड माधव कमरेडहरूले नेतृत्व गरेको खेलकुद महासंघको पक्षमा उभिने, त्यसमा चाहिँ आबद्ध हुने वा कमरेड
ओली बादलले नेतृत्व गरेको चाहिँ खेलकुद महासङ्घको पक्षमा उभिने चाहिँ यो ठोस जवाफ दिनको निम्ति यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हुन त यो राष्ट्रिय भेलाले देश में अस्थिरता चाहवाला सब आ एकता आ स्थिरता चाहवाला सब विभाजित भेल आ एहन अवस्था में देश प्रति खिलाड़ी सबके स्थिरता आ एकता के पक्ष में ठाड़ भेनाई आवश्यक रहल बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के विघटन बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दू कित्ता में विभाजित बनल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व केने नेकपा प्रतिनिधि सभा विघटन के पक्ष में कार्यकर्ता जमघट तथा प्रशिक्षण में लागल अछि त पुष्पकमल दाहाल प्रचंड माधव कुमार नेपाल नेतृत्व में प्रतिनिधि सभा विघटन के विपक्ष में सड़क संघर्ष में अछि। नेकपा प्रचंड माधव पक्ष के स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ प्रतिनिधि सभा विघटन के मुद्दा प्रधान न्यायाधीश के एकल इजलास से संवैधानिक इजलास में पठाबक निर्णय गलत भेल बतौलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी पड़ल मुद्दा संवैधानिक इजलास के क्षेत्राधिकार भीतर नहीं पड़त ओ बतौलनि अछि। संवैधानिक इजलास में पठेनाई, इजलास में वरीयता क्रम तोड़नाई जेहन बात सब सर्वोच्च अदालत न्याय निष्पक्ष आ स्वतंत्र रूप में देव में प्रश्न उठल बतौलनि। गलती ठीक करैत प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा बृहत इजलास में पठाबक हुनक तर्क अछि। निर्वाचन आयोग सेहो दल के आधिकारिकता देवर ढिलाई के ने कहैत आयोग राजनीति से प्रभावित भेल की कहि क प्रश्न केलनि। प्रधान न्यायाधीशले एकल इजलासबाट के आदेश गरियो भन्दाखेरि यो संवैधानिक अदालतमा पठाउने भनेर चाहिँ भनियो। संवैधानिक अदालतको चाहिँ क्षेत्राधिकार भनेर भनेको कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्षेत्राधिकार हो संविधानको धारा दफाको व्याख्या गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ यो व्याख्यासँग सम्बन्धित विषय परेन। दोस्रो चाहिँ क्षेत्राधिकार हो तपाईको संविधान र कानुन बाजियो भने यो बाजिएको अवस्थाको विषय पनि होइन हैन। कुनै कानुन बनाएर संविधानसँग बाजिएको हो कि होइन भन्ने विषय भएको भए त्यो हुन्थ्यो, त्यो पनि होइन चाहिँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ प्रदेशहरूको सन्दर्भमा विवाद पैदा भएको अवस्था हो भने प्रदेश र केन्द्रको बीचमा या प्रदेशको चाहिँ बीचमा पनि विवाद पैदा भएको कानुनी विषयहरूमा विवाद पैदा भएको अवस्था हो भने त्यसको क्षेत्राधिकारहरूको बारेमा विवाद पैदा हुँदाखेरि चाहिँ अनि संवैधानिक अदालतले हेर्ने हो चाहिँ। नेकपा स्थायी कमेटी के आमंत्रित सदस्य तथा प्रधानमंत्री ओली पक्षीय नेता केशव बड़ाल प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम प्रधानमंत्री ओली के बाध्यात्मक कदम भेल बतौलनि। राष्ट्र के दोसर अप्ठ्यारो परिस्थिति से बचाव राजनीतिक कदम लेल गेलो बतौलनि। जनता के ताजा जनमत लेबक बाद संविधान विरोधी नहीं भेल ओ बतौलनि। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा के चुनाव में जाय बाध्यकारी परिस्थिति बुझ क फैसला करत ओ विश्वास व्यक्त केलनि। ओ केपी शर्मा ओली पक्षधर संगे पार्टी के आधिकारिकता रह के दावी केलनि। प्रतिनिधि सभा के विघटन पश्चात पार्टी जागरूक भेल समेत ओ बतौलनि अछि। एकता भइसकेपछि चाहिँ एकताको महाधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म दुई अध्यक्षको सहमति बिना एजेन्डा पनि बन्दैन, छलफलको विषय पनि बन्दैन। दुई अध्यक्षको सहमतिको विषयमा एजेन्डा बन्छ र अगाडि बढिन्छ भन्ने कुरो भएको हुनाले र त्यो निर्वाचन आयोगमा पनि आदरणीय अध्यक्ष जो नौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी ओली जसले सही गर्नुभएको छ र हिजोसम्म विघटित भएको संसदका सबैलाई टिकट वितरण उहाँले गर्नुभएको छ। अनि उहाँ चाहिँ यो सूर्य चिन्हको दावेदार पनि होइन हैन। अब अर्कै चिन्हबाट लड्नुभएको आदरणीय चाहिँ प्रचण्डजीको चाहिँ हक लाग्छ भन्ने कुरो चाहिँ सुन्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने कुरा हो र यसलाई विश्वास कसैले पनि गर्दैन। त्यसले गर्दा आधिकारिकता भनेको सूर्य चिन्हको पक्षमा यो गत भएका सबै चुनावहरूमा टिकटको मा सही गरेर अगाडि बढ्ने केपी ओली हुनुहुन्छ। उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अध्यक्ष महासचिव कार्यालय सबै हिजोको स्थिति छ भनेपछि चाहिँ यसमा निर्वाचन आयोगले अन्यथा सोच बनाएको होला भन्ने मैले अनुमान गर्दैन। 2075 जेठ 3 गते एकीकृत भेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 2.5 वर्ष पूरा नहीं होते विभाजित भेल अछि। स्थिर सरकार विकास समृद्धि के सपना देखा करीब 2/3 जनमत अन्य पार्टी के आंतरिक विवाद के कारण प्रतिनिधि सभा विघटन होबा पहुंचल अछि। ऐसा नेकपा के भविष्य मात्र नहीं देश के राजनीति आ राजनीतिक प्रणाली ऊपर प्रश्न चिन्ह ठाड़ भेल अछि। नेकपा प्रदेश एक प्रचंड नेपाल समूह के संसदीय दल मुख्यमंत्री शेरधन राय सहित 8 गोटे के सांसद पद से निलंबन के घोषणा केलक अछि। नेपाल समूह विज्ञप्ति मार्फत हुनका सबके 3 महीना धरि प्रदेश सभा के कोनो गतिविधि में सहभागी होबन नहीं हेबाक कहैत निलंबन के जानकारी करौलक अछि। निलंबन में पड़य वाला में मुख्यमंत्री राय सहित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री राम बहादुर मगर, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री हिकमत बहादुर कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मंत्री अम्बीर बाबू गुरुङ,
प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारी, न्याय प्रशासन तथा विधान समिति के सभापति इन्द्रमणि पराजुली, अंबिका थापा आ विमल कार्की रहल अछि। दल के कोनो बैसार में उपस्थित नहीं भ पार्टी आ सरकार के हित विपरीत गतिविधि में संलग्न रहला से हुनका सबके नेकपा के संसदीय दलक विधान 2076 बमोजिम 3 महीना के लेल निलंबन केने विज्ञप्ति में लिखल अछि। एहिसँ पहिने मुख्यमंत्री राय प्रचंड नेपाल समूह अपन विरुद्ध प्रस्ताव केने अविश्वास पत्र में हस्ताक्षर करयवला 16 गोटे के 3 महीना के लेल निलंबन केने सेहो घोषणा केने छलाह। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ एखुनका समाचार से सामाजिक द्वंद्व बढ़ाबि रहल कहैत सचेत भ कार्य संपादन कर पत्रकार सबके आग्रह कयलनि अछि। मंत्रालय में मंगल दिन पत्रकार महासंघ काठमांडू जिला शाखा के प्रतिनिधि संघ के भेंट में मंत्री गुरुङ एखन भ रहल पत्रकारिता से समाज में द्वंद्व बढ़ि रहल चिंता व्यक्त कयलनि। मंत्री गुरुङ समाचार के माध्यम से समाज रूपांतरण आ द्वंद्व व्यवस्थापन कर सकलो पर एखन ठीक उल्टा पत्रकारिता भ रहल बतौलनि। र गम्भीर प्रकारका रोग लागेका पत्रकारहरूको उपचार व्यवस्थापन न्यूनीकरण गर्नको निम्ति त्यसलाई सहजीकरण गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पत्रकारिताको भूमिका अहम भूमिका हुन सक्छ। हाम्रो नेपालको पत्रकारहरूको भूमिका के हो भने आगोमा बोलिरहेको छ त्यसमा घिउ थप्ने जस्तो झन् त्यसलाई दम गराएर पुरा तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ रमाएर ताक्ने खालको पत्रकारहरूको भूमिका हुनुभयो। पत्रकारहरूले त्यसलाई त न्यूनीकरण गर्ने अनि त्यो ढङ्गको एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने पत्रकारको एउटा त्यो भूमिका भइदियो भने साँच्चै पत्रकारको पेसा पत्रकारिताको एउटा चाहिँ मर्यादालाई हामी मर्यादित बनाउने भूमिकाहरूको बाटो जानु पर्यो। पत्रकारहरूप्रति भनेपछि तर्सने डराउने पत्रकार देख्ने साथ तपाईँको हो पत्रकारहरू यस्तो हुन्छन् भन्ने किसिमको जुन किसिमको समाजको इम्प्रेसन छ त्यो इम्प्रेसनलाई परिवर्तन गर्ने काममा अबको पत्रकारिताको भूमिका हुनुपर्छ। अबको पत्रकार महासंघको भूमिका हुनुपर्छ। अनि पत्रकारहरूप्रति एउटा समाजले सम्मान गर्न सक्ने अनि पत्रकार भनेको चाहिँ सत्ताको सरकारको प्रतिपक्ष हो। प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने राम्रो काम गरेको पनि विरोधै छ। अब कमजोरी गरे त विरोध त हुने भइहाल्यो। प्रतिपक्षको भूमिका भनेको चाहिँ अनि तपाईँको विरोध गर्ने मात्रै त होइन होला। अहिले सबैले विरोध गरिरहेको छ तर नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षले त यो शेरबहादुर देउवाले त यो कदमको चुनाव हुन्छ चुनावमा भाग लिनुपर्छ भनेर आह्वान गर्नुभयो नि। त्यो एउटा सकारात्मक भूमिका पनि हुन्छ नि। फेरि आन्दोलन पनि जारी राख्ने अनि चुनावमा भाग लिनुपर्छ चुनाव हुन्छ भनेर पनि आह्वान गर्ने कति एउटा कूटनैतिक कति एउटा रचनात्मक पनि त हो नि। अनि पत्रकारहरूको त अब जतिखेर सरकारको विरोध गर्नु मात्रै अनि पत्रकारको भूमिका हो भन्ने किसिमको पत्रकारिताको परिभाषा बुझ्यो भने जुनै पनि पत्रकारिताको मर्यादा पत्रकारिताको सम्मानप्रति बिस्तार बिस्तार त्यो सम्मान घट्दै जाने काम हामी पत्रकारले नै गर्नु हुँदैन। मंत्री गुरुङ संघ के भेंट में काठमांडू शाखा विभिन्न मांग समेटल 16 बुदा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाउने छल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 430 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,65,698 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन कोरोना के सक्रिय संक्रमित 4,408 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 390 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 2,59,358 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 5 गोटे के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमोनिहार के संख्या 1,932 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 5,300 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 3 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय जनित तथ्याङ्क अनुसार धनुषा में 3 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,152 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौथट में 10 गोटे के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा 20 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,824 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित 119 जना रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,44,025 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 118 के नतीजा आब बाकी अछि।
सर्वोच्च अदालत कक्षा 11 में नया पाठ्यक्रम लागू करे के रास्ता खोलक अछि। मंगल दिन न्यायाधीश तेज बहादुर केसी आ प्रकाश कुमार ढुंगाना के इजलास पाठ्यक्रम संबंधी मुद्दा खारिज करैत नया पाठ्यक्रम लागू करे के आदेश देलक अछि। ऐसा पहिने सर्वोच्च अदालत यह कार्तिक 20 गते नया पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ावा वा पुराने की निरंतरता देव विषय में सरकार सहित छलफल में बजाव अल्पकालीन आदेश देने छल। सर्वोच्च विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कार्यान्वयन नहीं कर मांग करत सर्वोच्च अदालत में पड़ल रीट खारिज केलक अछि। सर्वोच्च के अंतरिम आदेश बाद कक्षा 11 में अधिकांश नया पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ेलो पर किछ विद्यालय से पुराने पाठ्यक्रम संग मिलत जुलत विषय आ किछ विद्यालय से पुराने पाठ्यक्रम अनुसार पढ़बैत आयल छल। सिरहा जिला के मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 5 में रहल शुभकार्य कृषि सहकारी संस्था 4वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न केलक अछि। साधारण सभा में आर्थिक वर्ष 76-77 साल के आय व्यय प्रस्तुत कयल गेल छल। मंगल दिन भेल साधारण सभा के माध्यम से संस्था में सहयोग के निहार विभिन्न क्षेत्र के व्यक्ति के सम्मान कयल गेल छल। उक्त कार्यक्रम के शुभ कार्य कृषि सहकारी संस्था के अध्यक्ष राम रतन यादव के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में मिर्चैया नगरपालिका मेयर श्रवण कुमार यादव, विशिष्ट अतिथि के रूप में मिर्चैया नगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख धनंजय कुमार महता, कार्यक्रम में संस्था के कर्मचारी, शिक्षक, विभिन्न राजनीतिक दलक प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, नगरवासी लगायत के सहभागिता छल। यौन हिंसा के आरोप में काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग में रहल रत्न राज्य लक्ष्मी कैंपस के प्राध्यापक प्रहरी के नियंत्रण में आयल अछि। वही कैंपस में अध्ययनरत एक छात्रा के यौन हिंसा के आरोप में कैंपस के प्राध्यापक 45 वर्षीय विष्णु प्रसाद आचार्य पकड़ायल अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के एसएसपी अशोक सिंह के अनुसार सामाजिक संजाल मार्फत एक छात्रा के यौन हिंसा के आरोप में आचार्य पकड़ायल अछि। काठमांडू में चोरी के मोटरसाइकिल सहित 2 गोटे के प्रहरी पकड़लक अछि। चंद्रागिरी नगरपालिका 2 नागढुंगा से ट्राफिक प्रहरी टोली मंगल दिन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी धादिंग गलछी गांवपालिका के 27 वर्षक विजय तामांग आ 18 वर्षक आयतराज तामांग के पकड़लक अछि। ओ सब प्रदेश 3-02-011 प 7241 नंबर के मोटरसाइकिल सहित पकड़ायल अछि। पकड़ायल दुनू गोटे काठमांडू उपत्यका के विभिन्न स्थान में मोटरसाइकिल चोरी काज में संलग्न रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। महाशाखा के अनुसार मोटरसाइकिल कीर्तिपुर नगरपालिका वार्ड 7 रहनिहार पुण्य महार्जन के रहल आ ओई मोटरसाइकिल काठमांडू चोभार से हरायल निवेदन से हो देने छल। मोटरसाइकिल के वास्तविक नंबर प्रदेश 3-02-014 प 0339 रहल महाशाखा के प्रवक्ता एसपी श्याम कृष्ण अधिकारी बतौलनि अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 19,56,329 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 9,14,41,915 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 6,54,41,648 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 3,85,380 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 2,31,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,03,617 के मृत्यु भेल अछि। तहिना भारत में 1,51,364 गोटे के जान गेल अछि। भारत में एखन धरि 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,34,368, बेलायत में 81,960, इटली में 79,203 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 6,300, यूएई में 711, मलेशिया में 559 आ कतर में 246 के मृत्यु भेल अछि। भारत कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप यह शनि दिन से आम सर्वसाधारण के प्रदान करत शुरू करत। बेलायत के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आ एस्ट्राजेनेका विकास केने कोविशील्ड नाम देल गेल कोरोना वैक्सीन के भारत सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के कारखाना में उत्पादन भ रहल अछि। भारत सरकार जुलाई तक में करीब 30 करोड़ व्यक्ति के ओई कोरोना वैक्सीन देबऽ के तैयारी शुरू केलक अछि। भारत विश्व में सबसे बेसी जनसंख्या भेल दोसर देश रहल अछि। आइ मंगल दिन भोरे तापक्रम नियंत्रण कयल गेल 3टा ट्रक सेरम के फैक्ट्री में पहुंचल। उक्त ट्रक के आगा फूलमाला सजाओल गेल छल। समाचार संस्था पीटीआई के अनुसार ओई ट्रक में 4 से 78 बक्सा वैक्सीन लोड कयल गेल छल। एक बक्सा के तौल 32 केजी रहैत अछि। बेस त अपन समाचार एखन लायत पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।